लोग कल पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारे चीजों को पढ़ा है ना। आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी जो है कितना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ हम लोगों को खींचती है। देखिए आप सभी इस बच्चे को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, जब आप रोड पर चलते हैं तो त्वरण ए, त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे ए। लेकिन अगर ऊपर से नीचे धरती पर आते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो वहां पे त्वरण क्या हो जाएगा जी। इस बात को तो समझ लिए। तो अब जरा सा समझ लीजिए, स्मॉल जी एंड बड़ा वाला जी में अंतर, बड़ा वाला जी में अंतर। अब इस बात को समझिए, छोटा जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, और ये वाला क्या है, तो ये वाला जो है से सार्वत्रिक है ना, जो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, उसका नियतांक है, उसका नियतांक है। तो इसमें क्या अंतर है, तो जो नियतांक है वो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये छोटा वाला जी तो हमेशा चेंज होते रहेगा कि नहीं होते रहेगा। ये जी जो था ये दिया था किसने, जी कहां से आया, तो जी जो है हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने जी का प्रयोग किया था, समझे कि नहीं, जिसका नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। तो याद रखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी और जी में अंतर, जी और जी में अंतर। तो जरा सा समझ लीजिए, इस जी और इस जी में क्या अंतर है। तो इस जी का मान कितने लोगों को पता है, 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 है ना, और इसका मात्रक दे दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, हो गया ना। इसको किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने, है ना, क्या नाम है, हेनरी कैवेंडिश। याद रहेगा नाम ना, नहीं भी याद रहेगा तो हम बगल में लिख दिए। देखिए तो ये जो जी होगा हमेशा याद रखिएगा, ये जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय जो त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण बोले तो कैसे, माने क्षैतिज रेखा में कि ऊर्ध्वाधर रेखा में, जोर से बोलिए ना, डरा कह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोले तो कहां, ऊपर से नीचे, माने ऊपर से कहां, धरती पे, अर्थ पे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, तो पहले ही बता देते हैं, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बताइए। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक कहते हैं। नियतांक कहें तो कहीं भी रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा, सब जगह मान यही होगा, समझे कि नहीं। तो इस हिसाब से आप देखिए दूसरा नियम, कि इसका जो एसआई मात्रक होगा, इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या बताए थे आप लोगों को, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बोले थे कि नहीं बोले थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो मात्रक था वह न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक है ना क्या हो जाएगा, है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। आ रहा है समझ में सबको। तीसरा अंतर समझ लीजिए धड़ाक से, है ना। देखिए अब ये जो है से क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि F बराबर होता है mg। F बराबर हम लोग पढ़े हैं ना ma, तो ma तो हो गया, तो जो रोड पर जो चल रहा है गाड़ियां उड़ियां, उसके लिए त्वरण हो गया। लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F बराबर mg। तो F बल, बल जिसमें वह लगा हुआ हो तो वह सदिश राशि होता है ना। तो अब पूछ रहा है कि सदिश राशि होगा तो कि अदिश राशि होगा, तो F बराबर mg। तो जब F सदिश राशि है तो g नहीं हो जाएगा सदिश राशि। तो इसको क्या बोलेंगे कि यह कैसा राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें दिशा का पता चले और परिणाम का पता चले, उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। लेकिन जिसमें दिशा ना हो लेकिन परिणाम हो तो उसको बोलेंगे अदिश राशि। इसका मान बदलने वाला नहीं है, हर जगह पर एक ही है, तो इसमें दिशा है ये नहीं है लेकिन परिणाम है, तो इसको क्या बोलेंगे कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है,
अदिश राशि है। आ रहा है समझ में? अब देख लीजिए चौथा इसमें अंतर क्या होगा, तो इसमें समझ लीजिए, आपको हम क्या पढ़ाए थे, जी का मान जब पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा तो वहां पर 0 हो जाएगा, पढ़ाए थे। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे कमने लगेगा, पढ़ाए हैं। लेकिन पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा पर है तो मान कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव पर जाइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जाइएगा तो मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बताए थे। तो जी का मान हर जगह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो लिखेंगे कि यह भिन्न भिन्न स्थान पर, यह भिन्न भिन्न स्थान पर, यह भिन्न भिन्न स्थान पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन बताइए इसका मान बदलने वाला है? चाहे जहां जाइए जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होगा। चाहे आप उत्तरी ध्रुव पर जाइए, दक्षिण ध्रुव पर जाइए, चाहे आसमान में जाइए, पताल में जाइए, जी का मान बड़का वाला का चेंज नहीं होगा। यानी कि यह ब्रह्मांड में हर जगह, हाँ यह ब्रह्मांड में हर जगह, ब्रह्मांड में हर जगह, यह ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान क्या होगा, इसका मान समान होगा, इसका मान क्या होगा, समान होगा। आया समझ में? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि जी और जी में क्या अंतर है तो समझा दीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं द्रव्यमान और भार में भी अंतर। हम लोग बार बार द्रव्यमान भार बोल रहे थे ना, तो द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान मीन्स और भार मीन्स वही अंतर होता है जैसे जो लड़का और लड़की में होता है, भयंकर अंतर है कि नहीं? आप लड़का लड़की को एक कह सकते हैं, तो उसी प्रकार से द्रव्यमान और भार को एक नहीं कह सकते हैं। तो कैसे सर? हम लोग तो जानते थे कि द्रव्यमान में भार होता है, नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है, समझ लीजिए। चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझना जरूरी है। तो अब हम लोग देख लेंगे क्या चीज, द्रव्यमान। क्या देख लेंगे? द्रव्यमान एवं भार में अंतर एवं भार। द्रव्यमान एवं भार क्या है? द्रव्यमान बोले तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। एंड भार को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। वेट मीन्स क्या होता है? भार। वेट मीन्स क्या होता है? भार। और मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान। बढ़िया से सीखिएगा सब कुछ, छोड़ना इधर, देखना रे, छोड़ना रे। अब देखिए द्रव्यमान और भार में, तो देखिए जरा सा, यहाँ इधर हम लिखते हैं एम। एम बोले तो क्या चीज? द्रव्यमान। और इधर लिख देते हैं क्या चीज? भार। भार बोले तो क्या चीज? वेट, है ना, वेट। भार बोले तो क्या चीज? वेट। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको उलट दीजिए तो डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो एम और डब्ल्यू में अंतर, एम और डब्ल्यू में अंतर। तो याद रखिएगा किसी चीज का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, किसी चीज का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। पहला ही अंतर हम यही बता देते हैं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो पहला लिख लीजिएगा, द्रव्यमान, किसी चीज का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। कैसे नहीं बदलता? देख लीजिए, आपको हम एक चीज बताते हैं, अगर कोई चीज का निर्माण किसी चीज से हुआ है, दो तीन चीजों से मिलकर के हुआ है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि पीतल का निर्माण तांबा और जिंक से हुआ है, तो यह ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर रहेगा तो तांबे और जिंक उसमें मिलकर के पीतल का निर्माण होगा। पता है कि नहीं पता है बात को? तो अगर इसमें इतना मात्रा में आप मिला करके अगर बनाए होंगे, पीतल का निर्माण किए होंगे, तो याद रखिएगा कि इसको कहीं भी ले जाइए, है ना, इसका द्रव्यमान चेंज होने वाला नहीं है। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। लेकिन आप जरा सा इस बात को समझिए, वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। वेट को क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। और याद रखें एफ बराबर आप लोगों ने पढ़ा था mg होता है, एफ बराबर क्या होता है? mg। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और बल किसी चीज का माने भार के मतलब क्या? बल। भार के मतलब क्या चीज? बल। तो एफ के जगह पर अगर हम डब्ल्यू लिख देंगे तो डब्ल्यू बराबर भी तो क्या हो जाएगा? mg। तो डब्ल्यू बराबर जब mg होगा तो जी का मान तो हमेशा बदलते रहेगा। जी का मान क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भिन्न भिन्न जगहों पर जी का मान भिन्न भिन्न तरह का होता है। तो अगर मान के चलिए कि हम अगर ऊपर में जाएंगे या नीचे में जाएंगे तो क्या होगा? जी का मान तो घटेगा। जी का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। तो जी घटेगा तो वेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
जी जी जैसे ही घटेगा तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, mg। वेट बराबर क्या होता है, mg। द्रव्यमान तो नहीं घट रहा है, द्रव्यमान तो 10 के 10 है, लेकिन जी घट गया तो वेट घट जाएगा, जी बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा। तो अब समझ में आया? वेट किसी चीज का घट और बढ़ किसके आधार पर जाता है, जी पर निर्भर रहता है। वेट किस पर निर्भर है, जी पर। कौन जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि गुरुत्वीय त्वरण हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो देश होंगे वहां का जो जी होगा, वहां का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, और भारत में होगा गुरुत्वीय त्वरण, तो भारत में और विषुवत रेखा में कहां का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, तो भारत में जहां होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर, अभी आप लोग पढ़े थे ना कल कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे 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 हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जी का मान धीरे 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 बढ़ने लगता है। और भारत किस रेखा, भारत में कौन सी रेखा जाती है, तो कर्क रेखा। तो जब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाइएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो विषुवत रेखा पर के जगह से है ना, भारत में अगर कोई देखेगा तो वहां पर मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वेट उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कल पढ़ाए थे ना? तो वही चलते। अब देखिए, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन अब इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि यह भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। लिख सकते हैं कि नहीं? भार के बारे में क्या लिख सकते हैं, जी बदलते रहता है। क्या होता है, जी बदलता रहता है, जी बदलता रहता है। तो जी बदलता है, बदलेगा तो भार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। भार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि भार का ही फॉर्मूला होता है mg। तो इसलिए लिखेंगे कि यह भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। यह भिन्न भिन्न स्थान पर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। याद रहेगा ना? यह भिन्न भिन्न स्थान पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समझे कि नहीं? अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा अंतर देख लीजिए। द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, एम से। द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, एम से। द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और वेट को, भार को W से सूचित किया जाता है। अब आ रहा है समझ में? आपको लग रहा है कि द्रव्यमान और भार में अंतर है? तीसरा अंतर देख लीजिए, इसमें तीसरा अंतर समझ लीजिए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, है ना? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, केजी। क्या है, केजी है। पढ़े हैं हम लोग, केजी है। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए, इसका एसआई मात्रक आप समझिए। एसआई मात्रक देखिए, एफ का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। तो डब्ल्यू, एफ बराबर होता है क्या चीज, डब्ल्यू। तो इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन है। इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। आगे समझ में? इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। अब देख लीजिए, द्रव्यमान चूंकि चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो जो कभी नहीं बदलेगा इसलिए वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अदिश राशि। कैसा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। यह कैसा है, अदिश राशि। लेकिन आधारी राशियां अदिश राशि है, पढ़ाए थे पहले, पढ़ाए थे। लंबाई हो, द्रव्यमान हो, है ना, तापमान हो, ज्योति तीव्रता हो, है ना, या किसी वस्तु का माने कुछ भी हो, पदार्थ का हो, तो वह क्या होता है, अदिश। आधारी राशियां कैसी होती हैं, अदिश। तो यह कैसा है, अदिश राशि है। लेकिन भार जो होता है, चूंकि बल 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 वेट, बल वेट बल वेट, तो जब बले उसका क्या है, जब बले उसका सदिश है तो वेट भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो यह कैसा राशि है, तो यह सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। आ रहा है समझ में सबको? यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश है, कोई पूछेगा? क्योंकि भैया बल ही सदिश है, बल भी बराबर होता है W, और इतना बराबर होता है क्या चीज, mg। आ रहा है समझ में ना? इसलिए यह क्या है, सदिश राशि है। यह क्या कैसा राशि है, सदिश राशि। पांचवा अंतर देखिए, द्रव्यमान को नापने के लिए क्या करते हैं। द्रव्यमान को नापने के लिए आपको द्रव्यमान को नापना होगा तो आप देखिएगा बाजार में तराजू रहता है, दोनों साइड में लटका हुआ ऐसे, है ना। ये कांटा हो गया और इधर भी तराजू बनाया हुआ है इस तरह से,
है ना। इधर भी क्या है, तराजू बनाया हुआ है इस तरह से, है ना। और इसमें जो हम लोग नापते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। जैसे नहीं देखते हैं कानून में देखकर आंखें बंद रहता है और ऐसे तराजुआ लटके रहता है, बोलिए, इसको बोलते हैं दंड तुला। क्या बोलते हैं, दंड तुला, है ना। डंटी लगा हुआ रहता है, दंड तुला है। ये कैसा तुला है, दंड तुला है। तो इसको बोलेंगे दंड तुला। तो द्रव्यमान का जो नाप होता है ना, तो इसको हम लोग कैसे नापते हैं, दंड तुला से। तो इसको हम लोग नापते हैं दंड तुला से, इसे दंड तुला से नापा जाता है, दंड तुला से मापा जाता है। और इसको कैसे मापा जाता है, तो इसको कमानीदार तुला से नापते हैं। कमानीदार तुला बोले तो कैसे, इसे कमानीदार तुला से नापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं। देखिए ध्यान से, कमानीदार तुला कैसा होगा, तो ऐसे एक ठो स्टैंड बना हुआ रहेगा, यहां से एक यहां पर स्प्रिंग टाइप का लगाया हुआ चीज रहेगा, जिस पर 1 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन, है ना, 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 4 न्यूटन लिखा हुआ रहेगा। और यहां से किसी गैस उसको टांग दीजिए, क्या कर दीजिए, टांग दीजिए। तो टांग दीजिएगा तब बल जितना खिंचाएगा उतना न्यूटन का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कमानीदार तुला। इसको क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। आप गैस उसको नापते हुए नहीं देखे हैं, दुकान में कभी गैस भरवाए हैं, छोटा छोटा टंकी में, छोटा टंकी में गैस नपवाए हैं कि नहीं नपवाए हैं। आप कहिए ना कि गैस भर दीजिए, तो क्या करेगा, वो जल्दी से गैस भर करके अब एक तराजू नियत ऐसे रखेगा, ऐसे स्प्रिंगे नियत, और उसको से नाप देगा। नापता है कि नहीं नापता है, बोलिए, देखे हैं कितना बच्चा देखे, जो देखे हैं हाथ खड़ा कीजिए, जो देखे हैं गैस भरवा करके। हाँ, जो यहाँ बच्चा रहता है वो सब गैस देखा होगा नापे, या गैस वाला दुकान पर देखिए ना, जैसा गैस वाला तोलिए तो कितना है, तो बटखारा पर नहीं ले जाएगा, उसमें एक ठो स्प्रिंग वाला इसी तरह का रखेगा बटखारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमानीदार तुला। क्या बोलते हैं उसको, कमानीदार तुला। तो वेट को नापा जाता है कमानीदार तुला से, और द्रव्यमान को नापा जाता है दंड तुला से, है कि नहीं, दंड तुला से। आपको जो कंप्यूटर से नापते हैं वो दंड तुला के ही रूप में रहता है, वो समझे कि नहीं। तो हम लोग इससे क्या नापते हैं, द्रव्यमान को, वेट को नापते हैं ऐसे। कितने बच्चों को समझ में आ गया, अगर इतना समझ गए तो आगे देख लीजिए। हम एक तरफ लिखते हैं द्रव्यमान और एक तरफ लिखते हैं भार। देखिए यहां ये द्रव्यमान, इसके ठीक बगल में क्या लिख देते हैं, भार, समझे कि नहीं। अब देखिए जी का मान हमेशा, जो जी है, जी का मान अगर आपसे कोई पूछेगा, भार, एक मिनट आप रुक जाइए अभी, जैसे पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी है ये। और एक मान के चलिए चंद्रमा, इधर बगल में क्या मान लीजिएगा, चंद्रमा, बगल में क्या मान लीजिएगा, चंद्रमा। देखिए जी का मान जो होता है, जैसे हम लोग भार को क्या कहते हैं, भार बराबर होता है W बराबर mg। तो यहाँ जो जी का मान होता है ना, वह 9.8, कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको 10 भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10। लेकिन अगर 10 नहीं बोला जा रहा है तो आप अगर उसका पूरे मान रखना चाहते हैं तो 9.8 रख सकते हैं, समझे कि नहीं। अभी हम आपको 10 मान करके ही सारा चीज पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर द्रव्यमान को तो हम लोग m से सूचित किए, मान के चले कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है। तो चंद्रमा पर जब जाएगा तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर के कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना। g कितना हो जाएगा, 1/6 गुना। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, कल ही पढ़ लिए थे। अब देखिए द्रव्यमान को नापते हैं हम किस में, 10 kg, ये है केजी में नापते हैं इसको, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर द्रव्यमान 10 केजी है, द्रव्यमान कितना है, 10 केजी, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो वेट कितना हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहां समझने वाली बात है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो वेट कितना होगा, तो वेट याद रखिएगा, वेट बराबर होता है mg। वेट बराबर क्या होता है, mg। तो mg का मतलब क्या हो गया, m कितना है, तो द्रव्यमान है 10, तो 10, और g का मान भी ले लेते हैं 10, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100 क्या चीज, न्यूटन। 100 क्या चीज, न्यूटन। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। कितने बच्चों को समझ में आया, समझ में आ गया बात। अगर 9.8 रखेगा तो हो जाएगा 98 न्यूटन, है ना। हम आपको समझाने के लिए 10 ले लिए, 9.8 में रख करके हम 10 ले लिए ताकि आपको गुना भाग करने में आसानी हो जाए। क्लियर हो गया। तो अगर किसी वस्तु का वेट है 10 केजी
तो देखिए ये 10 केजी, यहाँ पे द्रव्यमान के साथ जब जी का जब द्रव्यमान और जी दोनों आपस में गुना होता है उसको वेट कहते हैं। अब भार को समझ में आ रहा है? तो अब बोलते हैं कि द्रव्यमान और भार एक के है। अब एक के है? कभी भी एक के नहीं है, समझे कि नहीं? भार द्रव्यमान अगर 10 केजी का है ना तो भार 100 न्यूटन का हो जाएगा। का है? चूंकि भैया वेट जो होता है ना उसमें भार और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? भार। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? भार। चूंकि दोनों में गुना होगा तब भार निकलेगा। इतना क्लियर हो गया? अगर हम पृथ्वी पर चर्चा करें तो भैया पृथ्वी पर की अगर बात करिएगा ना तो एम हमेशा 10 के 10 केजी होगा। अगर एम 10 है, द्रव्यमान 10 है तो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, द्रव्यमान 10 केजी होगा। लेकिन वेट की अगर चर्चा कीजिएगा तो वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। वही वस्तु का वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 10 केजी। समझ में आ रहा है बात? लेकिन चंद्रमा पर जाइएगा, चंद्रमा पर जब जाइएगा तो चंद्रमा पर जब द्रव्यमान पूछेगा तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। पढ़े हैं ना जी? देखो ना जी कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। पढ़े हैं ना? तो अगर द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर भी वह 10 केजी का होगा और चंद्रमा पर भी वह कितना ही केजी का होगा? 10 केजी का होगा। उसमें बदलाव नहीं होगा, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट जो होगा ना वह वेट में चेंज कर जाएगा। अगर ई है ना 100 न्यूटन का है ना, कितना का है? 100 न्यूटन का है तो इसमें 1/6 से गुना कर दीजिए तो 100 न्यूटन बटा 6 हो जाएगा वेट। 100/6 न्यूटन हो जाएगा वेट, यानी कि 1/6 कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। हम एक और उदाहरण से समझा देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान है 60 केजी, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है कितना केजी? 60 केजी, तो उसका वेट बताइए कितना हो जाएगा? बोलो। तो 60 गुना 10 बराबर 600 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। अब समझ में आ रहा है बात? अगर हम लोग पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर जो एम होगा वह कितना हो जाएगा? 60 केजी, लेकिन उसका वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। लेकिन वही चंद्रमा पर अगर आप चले जाइएगा तो चंद्रमा पर वस्तुआ का द्रव्यमान 60 केजी रहेगा, लेकिन वेट जो हो जाएगा 600 n गुना 1/6 कट करके 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो अब हमको बताइए चंद्रमा पर जाने के बाद वेट कमी होता है कि द्रव्यमान में कमी होता है? वेट में कमी होता है, भार में कमी होता है, न कि उस वस्तु के द्रव्यमान में। समझ में आ गई बात? भार में कमी होता है। किसमें कमी होता है? भार में। आ गया समझ में? अगर किसी वस्तु का भार या कोई है ना, हम लोगों का भार में कमी होता है चंद्रमा पर जाने के बाद, द्रव्यमान में उसका कमी नहीं होता है। क्लियर हो गए? तो द्रव्यमान और भार में अंतर है कि नहीं है? बताइए अब। एकदम अंतर है, खूब अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। हो गया कि नहीं? अब देखिए, अब कोई पूछेगा देखिए ध्यान से, 1 केजी भार, क्या पूछेगा? 1 केजी भार है कि नहीं? 1 केजी में कितना न्यूटन होगा? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से। हाँ ठीक बताया, बोलिए बोलिए बोलिए। 10 केजी, अरे 10 न्यूटन, ठीक बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। यही ना हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, 1 केजी में थोड़ा सा छोटा कर दे जरा सा। अगर कोई पूछेगा 1 केजी, क्या पूछेगा? 1 केजी है ना, तो 1 केजी में कितना न्यूटन होगा? तो 1 केजी में देख लीजिए, अगर हम पूरे निकालें तो जी का मान पूरे कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो एक ध्यान समझिएगा, 1 केजी में तो 1 गुना 9.8 अगर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 2 केजी में कितना हो जाएगा? 2 गुना 9.8,
यही ना होगा जी। तो ये कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19.6। इसी तरह से 10 केजी में कितना न्यूटन हो जाएगा, तो 10 गुना 9.8 यानी कि 98 न्यूटन हो जाएगा। 10 केजी में कितना न्यूटन होता है 98 केजी। आ गया समझ में? तो केजी से न्यूटन में कितने बच्चों को बदलने आ गया है कि नहीं? अगर किलोग्राम रहेगा और न्यूटन में बदलना होगा तो बदल दीजिएगा कि नहीं बदल दीजिएगा? अच्छा, कोई वस्तु पृथ्वी की जो गति है, हम आपको एक चीज और बताते हैं, पृथ्वी की जितनी गति है अगर उस गति से 17 गुना ज्यादा गति अगर आपकी हो जाए या किसी वस्तु की हो जाए, पृथ्वी की जितनी गति है उससे कितना गुना 17 गुना ज्यादा चाल किसी वस्तु का या आपका खुद का हो जाए तो फिर आप पृथ्वी पर नहीं रह पाइएगा। फिर फटाक से हनुमान जी ने तो उड़ जाइएगा पृथ्वी से। समझ में आ गई बात? आप फिर पृथ्वी पर नहीं रह पाइएगा, आप पृथ्वी से बाहर चले जाइएगा। कब? जब पृथ्वी की जितनी चाल है उससे कितना गुना ज्यादा 17 गुना ज्यादा होगा तब। आ गया समझ में? तो पृथ्वी की चाल से अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी की चाल से है ना किसी वस्तु का है ना चाल कितना गुना ज्यादा हो जाए कि वह पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, 17 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा? 17 गुना ज्यादा। आ गया समझ में? वाह। अब आ जाइए आगे। अच्छा, गति सूत्र हम पढ़ाए थे दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में गति सूत्र पढ़ाए थे, v बराबर u प्लस at पढ़ाए थे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ाए थे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as, तीन गो गति का सूत्र पढ़ाए थे। क्या क्या चीज पढ़ाए थे गति सूत्र में बताओ तो? गति सूत्र क्या क्या पढ़ाए थे? पहला बोलो। v बराबर u प्लस at, और दूसरा का क्या पढ़ाए थे? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as। देखिए कैसे बता रहा है, ऐसे धड़ाक धड़ाक से। वाह, ठीक है। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अच्छा, इस गति का इस्तेमाल कहाँ कीजिएगा? इस सब चीज का इस्तेमाल कहाँ होगा? तो ये सब चीज का इस्तेमाल कहाँ होगा? जब सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तब होगा, जब साइकिल चलाएंगे तब होगा, जब ट्रेन चलाएंगे तब होगा। इसका सूत्र का इस्तेमाल कब होगा? जब सड़क पर ऐसे चलेंगे तब होगा। समझे कि नहीं? अरे भाई, धरती है ना, तो इसका सूत्र का इस्तेमाल किस रेखा में होगा? ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा कि क्षैतिज रेखा में होगा? अब समझ में आ रहा है आप लोग को? क्षैतिज रेखा में होगा। कहाँ होगा? क्षैतिज रेखा। तो ये सब सरल रेखा में जब गति करेंगे, जब लोग किधर, गाड़ियां किधर? सरल रेखा में। जब सरल रेखा में गति होगी, सरल रेखा में गति होगी, गति होगी मतलब बोले तो कौन रेखा? क्षैतिज रेखा में। किस रेखा में? क्षैतिज रेखा में गति होगी, तब इसका इस्तेमाल होगा, तब इस सूत्र का प्रयोग होगा, इस सूत्र का प्रयोग होगा। आ गया समझ में? लेकिन जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरेगा या नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा? तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो यहां पे इस बात को समझिए और इसको समझ लीजिएगा तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए कैसे से गति सूत्र, अभी जो गति सूत्र है वह सड़क के लिए है। किसके लिए है? सड़क के लिए है। लेकिन अब हम जो गति सूत्र बता रहे हैं वह गुरुत्व के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? गुरुत्व के। गुरुत्व बोले तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, है कि नहीं? तो अब हम बताते हैं गति सूत्र किसके अधीन? गुरुत्व के अधीन होगा। तो गुरुत्व के अधीन का मतलब सर बताइए? गुरुत्व के अधीन का मतलब क्या हो गया? मतलब ऊपर या नीचे की गति, है ना? अधीन मतलब क्या चीज? मतलब ऊपर या नीचे की गति, नीचे की गति, यही ना बोलेंगे? तो गुरुत्व के अधीन का मतलब दो बात होगी। कौन कौन सी दो बातें होंगी? या तो कोई वस्तु नीचे गिरेगा या कोई वस्तु नीचे से, यही ना दो स्थिति हो सकता है। समझ में आ रहा है? सीधा इसे बैठो ना, इसे किनारे, है ना? तो क्या हम बोलेंगे? नीचे गिरते हुए वस्तु। एक होगा नीचे गिरते हुए वस्तु, नीचे गिरते हुए वस्तु, एक है
ऊपर जाते हुए वस्तु, ऊपर जाते हुए वस्तु, यही ना दो स्थिति होगा। अरे भैया इसमें गति कैसे होगा? या तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा हो, या किसी ढेला उला को या गेंदा उंदा को उठा करके ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर जा रहा है, यही ना दो चीज होगा। और ओकरा में दाएं बाएं ना घूमेगा, ऊपर ऊपर मारेगा तो कैसे ही से कट मारेगा? ऊपर तो कट नहीं मारेगा, ऐसे जाएगा ना तो ऐसे आएगा, यही ना क्रिया होगी जी। हाँ तो याद रखिए। कैसे? स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक के मतलब मत समझिए क्या है। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब समझिए आप लोग, देखिए ध्यान से। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब कैसे? कोई वस्तु को हम लोग ऐसे करके छोड़ दिए तो नीचे गिर रहा है। और स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब यह हुआ कि छोड़िए और नीचे गिर गया, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या? अगर स्वतंत्रता पूर्वक नहीं है मतलब क्या है? ऊपर से वस्तु गिर रहा है उसको और नीचे में दबा दिए और फटाक से गिर, जो है कि नहीं, बढ़िया से, है कि नहीं। कैसे हम लोग सिनेमा में देखता है, मारता है तो उड़ के जाता है ऊपर में है, बस हीरोया धर के माथा से और दबा देता है नीचे में, तो ये हो गया बरियारी, वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हुआ, है कि नहीं। जैसे ऊपर जाते हुए वस्तु, अगर किसी गेंदा के ऊपर में फेंक रहे तो अपने से जा रहा है। स्वतंत्रता पूर्वक ना है मतलब हम लोग बरियारी खींच रहे हैं, रस्सी से खींच रहे हैं तो इधर से चढ़ रहा है कि नहीं, बरियारी खींच रहे हैं तो ऊपर में जा रहा है, तो ये हो गया स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब हो गया अपने से जाए, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब होगा अपने से गिरे, आ गया समझ में? कैसे गिरे? अपने से, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो जब कोई वस्तु नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, तो उसकी गति धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे 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 ऊपर से नीचे गिर रहा था, नीचे आते 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 उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और किसी वस्तु को फेंकिए तो नीचे से जितना स्पीड में जाएगा, ऊपर जाते 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 कम हो जाएगा, तब ना एक स्थान पर रुक जाता है, फिर वहां से नीचे गिर जाता है वस्तु। जैसे बॉल को आप उठा करके फेंकते हैं ऊपर में, या ढेला के ऊपर में फेंकते हैं, तो फेंकते हैं तो नीचे से ताकत आगे फेंकते हैं, तो नीचे से जब ताकत लगाते हैं तो नीचे से जब फेंकेगा तो पहले तक गति हो जाएगा तो बहुत स्पीड हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाते जाते गति क्या हो जाएगा? धीमा, है कि नहीं। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से जैसे गिरेगी तो थोड़ा स्पीड धीमा होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी तो वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बात समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? तो अब हमको बताइए, वस्तु नीचे गिरेगा, क्या बोलता है जी, है ना, तो नीचे जाएगा तो वस्तु, है ना, तो वस्तु की गति, वस्तु की गति क्या होगी? लगातार क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? लगातार बढ़ती जाएगी। लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहां समझिए इस बात को, यहां पर समझिए। अगर ऊपर जाएगा कोई वस्तु, ऊपर जाएगा कोई वस्तु, है ना, कोई वस्तु अगर ऊपर जाएगा तो गति उसकी क्या होगी? लगातार घटती रहती है। लगातार क्या होती रहती है? घटती रहती है। तो लगातार क्या होती रहती है? घटती रहती है। अब यहां पर सर इसको क्या लिखने का मतलब बताइए ना, क्या लिख रहे हैं? तो देखिए, अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी जब स्पीड धीरे धीरे लगातार क्या हो रही है? घट माने बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब लगातार बढ़ेगा तो जी हो जाएगा प्लस में। जी किस में हो जाएगा? प्लस में। जी हमेशा क्या रहेगा? प्लस में। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर नीचे से कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, दोनों बात समझिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे, तो जी हो जाएगा प्लस। लेकिन जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो जी हो जाएगा माइनस। कारण क्या है? जैसे 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 ऊपर जाएगा उसका स्पीड धीरे 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 कमते जाएगा, इसलिए जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। जी क्या हो जाएगा? माइनस। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए अब इस पर देख लीजिए, सूत्र वही, लेकिन अब यहां अंतर क्या हो जाएगा सो समझ लीजिए। अंतर क्या हो जाएगा सो समझ लीजिए। यहां पर गति सूत्र यही ना, 3 गो है, यही 3 गो यहां भी सूत्र बनेगा। कैसे? तो v बराबर u प्लस, यहां a है तो गुरुत्वीय त्वरण में a होता है, गुरुत्वीय त्वरण में क्या लिखते हैं हम लोग? g, छोटा g, तो u प्लस क्या लिखेंगे? gt। आ गया समझ में? गुरुत्वीय त्वरण में अगर गति निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? v बराबर u प्लस gt, u बराबर g प्लस
अब देख लीजिए एस क्या है, ये एस तो यहाँ पे दूरी था या विस्थापन था? एस तो यहाँ क्या था, दूरी था या विस्थापन था। लेकिन भैया कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरेगी, पृथ्वी है और ये वस्तु ये है, तो ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये तो ऊंचाई ना हो गया, ये दूरी थोड़ी कहलाएगा, ये तो ऊंचाई कहलाएगा। जब कोई गाड़ी इधर से इधर जा रही है तो ये दूरी कहलाएगी, जिसको हम एस कहते हैं। लेकिन ऊपर में कहीं दूरी है, ये तो ऊंचाई में ना बदल जाएगा। तो एस इज चेंज इनटू एच, एस इज चेंज इनटू एच। तो अब दूसरा का लिखिए, दूसरा एच बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जीटी स्क्वायर। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? तीसरा भी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, जल्दी बता। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जोड़ 2g h। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? अब इधर चलिए, अब इधर चलिए, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो अब यहां बताइए v बराबर u प्लस एक जगह पर जी टी, यहां पर g माइनस में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा माइनस में, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा g क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वस्तु की रफ्तार धीरे धीरे कम जाएगी तो g क्या हो जाएगा, माइनस। और जैसे ही यहाँ पर माइनस लगाइए तो प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो ये हो जाएगा u घटाओ जी टी, क्या हो जाएगा, u घटाओ जी टी। अब चलिए यहाँ दूसरा का सूत्र, h बराबर यूटी प्लस, यहां भी g लिखेगा तो माइनस में आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। आ गया समझ में? और तीसरा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर घटाओ 2g h। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? गति सूत्र वही रहेगा, लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा में जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे, और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो समझ में आ रहा है तो बहुत चीज समझ में आ रहा है आपको, समझे कि नहीं? अब चलिए एक और चीज सीखा, समझ में आ रहा है बात? यहां पर हो गया, ठीक। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु है नीचे गिर रहा है ना, तो नीचे गिरता है तो दो स्थिति, कैसे कैसे देखिए ध्यान से। नीचे गिरेगा तो दो स्थिति, और ऊपर फिर फेंकेंगे तो दो स्थिति, है कि नहीं? नीचे भी गिरेगा तो कितना स्थिति, दो स्थिति। ऊपर भी गिरेगा तो कितना स्थिति, दो स्थिति। कौन कौन? देखो ध्यान से, नीचे गिरता है, अगर कोई वस्तु नीचे गिरता है, ध्यान से समझिएगा, या इधर लिख देते हैं ऊपर फेंकते हैं। क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चाहे नीचे गिरेगा तब भी या ऊपर जाएगा तब भी, उसमें भी एक प्रारंभिक वेग होगा, एक अंतिम वेग होगा। कैसे? जब हम कहीं से भी वस्तु को गिराते होंगे तो जहां से गिराए वह उसका प्रारंभिक वेग हो गया, और नीचे जहां धड़ाम से गिर गया वह उसका अंतिम वेग हो जाएगा। जैसे ही वस्तु को नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे ही नीचे से फेंकेंगे वह उसका प्रारंभिक वेग हो गया, और ऊपर जाकर के जहां पे जाएगा और रुक करके फिर से नीचे गिरने का प्रयास करेगा, जहां पे लास्ट करेगा वह उसका अंतिम वेग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें भी प्रारंभिक वेग को किससे कहते हैं, यू से, और अंतिम वेग को किससे सूचित करते हैं, भी से। तो यहां लिख देते हैं यू भी, तो यहां भी हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, भी। समझ में आ रहा है सबको? अब आपको यहां पे दिमाग लगा देना है। अगर कोई वस्तु को नीचे से गिराते, ऊपर में है, यहां से छोड़ते हैं, तो यहां से जैसे ही छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। तो जिस समय हम किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, जिस समय किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, उसका स्पीड कितना होगा, तो जीरो होगा। कितना हो जाएगा, जीरो। नहीं समझ में आया? जोर से बोलिए। कोई वस्तु तुम्ही को उठा करके हम ऊपर से जा रहे हैं, चौथा तल पर से छोड़ेंगे, तो जिस समय छोड़ेंगे उस समय तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। उस समय स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। उस समय स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी पर आइएगा तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, तेज। तो उस समय तो जीरो नहीं ना होगा। तो v इज इक्वल टू नॉट जीरो, अंतिम वेग जीरो इसमें नहीं होगा। आगे समझ में? अब चलिए इसमें ऊपर फेंकने वाला में देख लीजिए।
आप जैसे ही किसी चीज को उठा करके एकदम फेंक रहे हैं, बॉल उठाइए, बॉल उठाइए, उठा लिए, आसमान में फेंके जस्ट कस के। फेंकने से पहले सोचिए, अब फेंकने से पहले सोचना है। कैसे सोचना है? देखिए आप यहां पे देखिए, ये मुनवा यहां खड़ा है ना, हाथ में गेंदा लेकर के। अब इसको फेंकेगा, समझ रहे? फेंकेगा गेंदा, जिस समय फेंकेगा उस समय स्पीड ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा होगा। उस समय स्पीड क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो शुरू में फेंक रहा है, ऊपर में है, तो वह उसका प्रारंभिक वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग के समय उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा होगा ना, यानी कि यह 0 के बराबर नहीं होगा। कुछ ना कुछ स्पीड होगा उसमें, कुछ ना कुछ स्पीड उसमें होगा। लेकिन अब गेंदा को फेंको, फेंक दिया। अब देखिए, मान के चले कि मेरा ये गेंदा है, ये देखिए अब यहां से फेंक रहे हैं, फेंके इसे, यहां पर तक गया और उसके बाद नीचे लौटा। अभी देखिए गेंदवा कहां गया? ऊपर है। तो धीरे 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 इसका स्पीड कम गया, तब नहीं यहां रुक गया। तो जहां पर ये रुकेगा वहां पर भी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब भैया रुकेगा तब ना नीचे में फिर से वही गेंदवा आ जाता है, बिना रुक नहीं आ जाएगा नीचे। देखिए यहां रुक गया और तब नीचे आया, रुका था ना, और तब नीचे आया। तो जहां पर रुक गया अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा? 0। तो किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तब भी क्या हो जाएगा? 0। यू 0 कभी भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस समय फेंकेंगे उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे गिरता है उस समय उसका स्पीड 0, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर आती है उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए भी बराबर यह 0 नहीं होगा। क्लियर हो गए? अब समझ में आ गया? एक चीज और समझिए, जितना स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, समझे कि नहीं? बात समझिए, ऊपर जाने में जो समय लगता है, ऊपर जाने में जो समय लगेगा, और जो फिर नीचे वस्तु ही गिर रही है, गेंदा नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? तो दोनों समय बराबर रहेगा। दोनों समय कितना लगेगा? बराबर। जितना दूर ऊपर जाने में लगेगा उतना ही उसको नीचे आने में लगेगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ऊपर जाने में जो लगा समय होता है वह बराबर होता है नीचे में आने में लगा हुआ समय का। क्लियर हो गया? तो इस बात को लिख देते हैं, ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय बराबर होता है नीचे आने में लगा समय का, नीचे आने में लगा समय का। कितने बच्चों को आ गया? आ गया समझ में? समझ में आ रहा है सबको? यहां तक कितना बच्चा को आया? चलिए एक जरा सा देखते हैं हिसाब, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गेंद को ऊपर फेंकने में, किसी गेंद को इधर देखना रे, तो फेंक देंगे फिर हम। किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? अधिकतम ऊंचाई बताइए। चलिए देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा? किसी गेंद को या किसी वस्तु को, गेंद के जगह पर कोई वस्तु या तुम ही को रख देते हैं, है कि नहीं? किसी गेंद को ऊपर फेंकने में, कहां? ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अब ध्यान से कौन सा सूत्र लगाएंगे? किसी अब दिमाग लगाइए, किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो पीछे आइए। अब देखिए ऊपर फेंक रहे हैं तो इसी में से तीनों में से कोई फार्मूला लगेगा? आ रहा समझ में? तो ऊपर फेंक रहे हैं तो कौन फार्मूला लगाएंगे? तो भैया उसमें प्रारंभिक वेग होइबे करेगा, अंतिम वेग होइबे करेगा, समय लगबे करेगा, जी होइबे करेगा। तो VU/GT यानी कि पहिल का फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला लगाएंगे? पहिल का। पहिल का फार्मूला बताओ क्या है? से यही फार्मूला काहे लगाए? क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। कहां फेंक रहे हैं? ऊपर, इसीलिए लगा दिए V बराबर U-GT। तो यहां लगाएंगे V बराबर U-GT। लगा दिए?
क्या लगा दिए, v बराबर u। अरे यार एक मिनट, हमको बताना क्या था, बता क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको तो भैया देखिए इसमें तो समय की गुंजाइश नहीं, कहीं समय हम दिए हैं, कहीं समय हम दिए हैं, हम समय नहीं दिए हैं। फिर से देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या चीज, अधिकतम ऊंचाई ना जी, ऊंचाई यानी कि एच निकालना है। अब एच वाला फॉर्मूला देखिए, ई वाला ना है एच, भी मैंने प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, जी होगा और एच होगा, एच ना हमको निकालना था। तो तीसर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, तीसर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर घटाओ 2gh, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए हमको, एक चीज बताइए, जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तब भी क्या हो जाता है, अरे ऊपर फेंकते हैं तब भी क्या हो जाता है, जीरो। तब भी की जगह पर क्या लिखिएगा, जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर घटाओ 2gh, तो जीरो बराबर यू स्क्वायर घटाओ 2gh। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस वाई पट्टी आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा 2gh, इसलिए h बराबर क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g, यही ऊंचाई होगी, यू स्क्वायर बटा 2g। आ गया समझ में, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g। अब सर मैथ बना के दिखा दें, दिखा दो मैथ बना दें, चलिए मैथ बना देते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए, बढ़िया समझिए, इस पर हिसाब देते हैं। क्या मैथ है, जो फिजिक्स में मैथ है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के मैथ को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। तो अभी वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल देंगे, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो खूब न्यूमेरिकल बनाएंगे, और जब न्यूमेरिकल बनाने आ जाएगा तभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने आ जाएगा तभी इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। अगर न्यूमेरिकल न बनेगा तो फिजिक्स आपका नहीं ठीक है, न्यूमेरिकल आपका सही नहीं बनेगा तो केमिस्ट्री आपका सही नहीं है। आ रहा समझ में, हाँ, माने फिजिक्स में भी मैथ है कि नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ मैथ, है कि नहीं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ मैथ, मैथ का एक भाग है, समझे कि नहीं। देखिए किसी वस्तु को, देखिए ध्यान से, किसी वस्तु को, या वस्तु में गेंद को, वस्तु में हम किसको ले लिए, गेंद को, किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से फेंका गया है, क्या किया गया है, फेंका गया है ना। तो मैक्सिमम ऊंचाई बताइए, कितना ऊंचा तक जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई बताइए कितना ऊंचा तक जाएगा ये, तब देख लीजिए। अभी तो एच बराबर क्या निकाले हैं, एच बराबर, है ना। अब कहता है कि यू स्क्वायर बोले तो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से कैसे जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, यू जीरो के बराबर नहीं होगा, देखिए ध्यान से, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से है, तो भैया यू के मान क्या रख देंगे 10, अब स्क्वायर है तो 10 गुना 10 रख दे तो कोई दिक्कत है। और जी का मान कितना बताए थे, 10, 10 से 10 खत्म, 2 बचे 10, 5 मीटर जाएगा, ऊंचाई कितना जाएगा, 5 मीटर। गेंदवा को फेंकिएगा 10 मीटर प्रति सेकंड के स्वास्थ्य तो कितना ऊंचा जाएगा, 5 मीटर जाएगा, बन गया। समझ में आ गया बात है, समझ में आ गया बात है, सुनाई दे रहा है सबको। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब दाब पढ़ लेते हैं, प्रेशर, क्या पढ़ लेते हैं, दाब। दाब मीन्स क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब। अब दाब को देख लेते हैं, है कि नहीं, दाब। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, दाब। दाब को क्या बोला जाता है, प्रेशर। प्रेशर मीन्स क्या होता है, दाब। देखिए दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, जैसे क्षेत्रफल का मतलब क्या, जैसे 1 मीटर लंबा है 1 मीटर चौड़ा है तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 मीटर। और उस 1 मीटर स्क्वायर पर जितना बल आप लगाइएगा, जितना बल लगाइएगा वही क्या कहलाएगा, प्रेशर। वही क्या कहलाएगा, प्रेशर। समझ में आ गई बात है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्या चीज लिखेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, प्रति एकांक
क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आ रहा है समझ में? प्रति एकांक समझ में आया? अगर 1 फीट लंबा अगर पटरा लिए हैं तो 1 फीट चौड़ा भी ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल उसका? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ओकरा पर जितना बल आप लगाइएगा वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? आपका दाब हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। समझ में आ गया बात है? तो दाब बोले तो पी, दाब बोले तो कितना? पी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है ना, बल लगाना है आपको, बल लगेगा तो बल प्रति एकांक तो बट्टा किससे किस पर लगेगा? क्षेत्रफल पर, तो बल बटा क्षेत्रफल। यही हो गया हमको फॉर्मूला। अब इसको और शॉर्ट में देखिए तो P बराबर बल को कहते हैं F और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, तो F बराबर P बराबर F बटा A। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा? F बटा A। अब इसका एसआई मात्रक पढ़ लीजिए, प्रेशर का एसआई मात्रक, तो ध्यान से समझिए। प्रेशर का एसआई मात्रक P माने प्रेशर, प्रेशर माने दाब, दाब का एसआई मात्रक। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ F है, यहाँ क्या है? F। तो बल को हम लोग, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन बटा एरिया को क्या लिखते हैं? तो एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो मीटर में मीटर से गुना किया तो मीटर स्क्वायर। अरे भैया 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ाई से है, ये 1 है मीटर और ये 1 मीटर है, तो क्षेत्रफलवा कितना हो जाएगा? 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। तो P का दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात है? और इसी को किसने बताया था? इस चीजवा को बताया किसने? तो इस चीजवा को बताया ब्लेज पास्कल ने। किसने बताया? ब्लेज पास्कल। इस चीजवा को किसने बताया? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने बताया। किसने बताया? ब्लेज पास्कल। नाम का कुछ ब्लेज है, ब्लाउज कुछ ही सब है कि नहीं? ब्लेज पास्कल नहीं सुनना है, ज्यादा नहीं सुनना है, सुनो ध्यान से। इसका नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। इसको बताया किसने? ब्लेज पास्कल ने। अब देखिए तो कहा कि जब हम बतेबे किए हैं तो इसको कहा कि हमारे नाम पर रख दो ना भैया, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को मेरे ही नाम कर दो, समझे कि नहीं? तो बोला कि ओम वास्तु तेरा ही नाम होगा। इतना बराबर होता है पास्कल। इतना बराबर क्या होता है? पास्कल। तो आपसे कोई पूछेगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। समझ में आ गया बात? एक बार समझ लीजिए, दाब और क्षेत्रफल में जरा सा समझ लीजिए, ये दोनों जो है ना, फूटल एकदम नहीं सुहाता है एक दूसरे से। कहता है कि दाब अगर देखिए क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, क्षेत्रफल क्या रहेगा? ज्यादा। ज्यादा को हम लोग ऊपर में दिखा रहे हैं। क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा। नहीं समझे मेरी बात? इधर से भोंकिए तो क्षेत्रफलवा इसका ज्यादा है तो ना भोंकाएगा, लेकिन इधर से भोंकिए तो क्षेत्रफलवा इसका क्या है? कम है, दबवा लगेगा तो घुस जाएगा अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो दाब और क्षेत्रफल में एकदम 36 का आंकड़ा है। तोरा से हम न देखो तो हम न देखो, है कि नहीं? तो इसे कहता है कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कमेगा। दाब क्या होगा? कमेगा। क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम गया, और क्षेत्रफल कमा तो दाब क्या हो गया? बढ़ गया। दाब क्या हो गया? बढ़ गया। ना पेन दो, तो पेन दो, पेन दो, पेन दो। देखो पेन दो ना जी, जल्दी दो ना जी हाथ में। देखिए यहाँ नोकिया है, नोकिया तो क्षेत्रफलवा कम ना, तो क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लग जाएगा। अगर किसी को भोंक के मार दे तो अंदर घुस जाएगा, लेकिन इधर में है क्षेत्रफलवा ज्यादा है तो दबाव दीजिएगा तो ये अंदर घुसेगा नहीं। आ गया समझ में? तो यहां तक समझ में आई बात? अब जरा सा पढ़ लीजिए, इस दाब का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है? दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग
दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग, इस दाब का कितना महत्व है। तो देखिए, आप अगर देखिए, मुनवा जा रहा था मुनिया के लाने, देखिए मुनवा जा रहा था ससुराल, केकरा लाने, मुनिया के लाने जा रहा था। मुनिया इंतजार कर रही थी कि मेरा सजनवा कब आएगा, है ना, आज जा, आ जाना, है ना, ये सजना आज जा, है कि नहीं। बस ये गया ससुराल, अब बीच में मिल गया, ये बीच में मिल गया दलदल, बीच में क्या मिल गया, दलदल। करवा जा रहा था तो धंस जा रहा था, करवा जा रहा तो क्या हो रहा था, धंस जा रहा था। करे तो ये क्या करे, जब हर करे तो ये क्या करे, ये दिमाग लगाए, फिजिक्स पढ़ था। पैरवा तो क्षेत्रफलवा क्या है, कम है, तबे ना इसमें जा रहे हैं तो धंस जा रहे हैं। कभी से बटोर के ले आया पटरा, क्या ला दिया, पटरा, इसमें लगा दिया क्या चीज, पटरा। पटरा रहेगा तो जल्दी नहीं दबेगा, क्योंकि उस पर चढ़ेंगे तो दाब लगेगा, तो क्षेत्रफल उसका क्या है, बड़ा है। पटरवा का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, तो क्षेत्रफल बड़ा है तो दाब लगाएंगे तो धंसेगा नहीं, धंसेगा नहीं। पटरा लगा करके मुनिया को ले आया नहीं है, आएगा समझ में। तो पहला प्रयोग दलदली क्षेत्र, दलदली वाले भाग में, दलदली क्षेत्रफल में पटरा का इस्तेमाल करते हैं। दलदली क्षेत्रफल में पटरा का इस्तेमाल कर, ये आपका दैनिक जीवन में प्रयोग हो गया। दूसरा ये आप देखते हैं ट्रैक्टर कच्चियों मिट्टी में काहे चलता है, कच्ची मिट्टी में भी ट्रैक्टर काहे चलता है, तो देखिएगा ट्रैक्टरवा का बिचल का चकवा इतना बड़का बड़का रहेगा, बड़का बड़का, क्षेत्रफल उसका ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो मिट्टी में नहीं धंसेगा। क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, मिट्टी में ज्यादा नहीं धंसेगा। और वही पतला टायर रहेगा, छोटा टायर रहेगा तो फटाक से धंस जाएगा मिट्टिया में, आगे समझ में। क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से वह धंसता नहीं है। तो लिखेंगे कच्ची मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में, है ना, क्या चीज, ट्रैक्टर आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। क्यों, क्योंकि है ना, उसके पिछला चक्का, उसके पिछले चक्के का क्षेत्रफल, चक्के का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, आगे समझ में। आप देखिए मकान जब बनेगा ना तो नीचे का दीवार चौड़ा होगा ताकि धंसे जल्दी नहीं, तो नीचे वाला चौड़ा करके बनाया जाता है और ऊपर वाला कम बनाया जाता है। इसलिए देखते हैं पिलर जब देते हैं तो आप क्या करते हैं, मिट्टी में चारों ओर से इतना गड्ढा करते हैं, उसमें जाल बिछाते हैं, उसको ढाल देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को ज्यादा बना लिए ताकि धंसे नहीं, आगे समझ में। तो दीवार के आधार को चौड़ा करते हैं, क्या करते हैं, चौड़ा करते हैं। दीवार के आधार को क्या करते हैं, चौड़ा। अब देखिएगा अगर काटने वाला कोई चीज है या भोंकने वाला कोई चीज है तो उसका आगे क्या रहता है, नोकीला टाइप का है, क्षेत्रफल कम रहेगा तो जल्दी घुसेगा, इसलिए सुई देखिएगा पतला रहता है। अच्छा, सुआ अगर जाकर के आपको घोसेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, घुसबे नहीं करेगा, दर्द ज्यादा करेगा नहीं, लेकिन पतला सुई रहेगा, क्षेत्रफल कम है, घुसा दीजिए कंजन में तन में, है कि नहीं। तो याद रखिए काटने वाला मशीन या भोंकने वाला मशीन, समझ में आ रहा है ना। का नोक कैसा रहता है, पतला होगा। पतला होने का मतलब क्या है, पतला होगा, नोकिया अगर नहीं पतला होगा ना तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप काटी को देखिए पतला रहता है, ठोकते हैं अंदर चला जाता है, क्योंकि दाब ज्यादा लग गया, क्षेत्रफल कम था, धंस गया। लेकिन उसी को उल्टा करके मारिए, क्षेत्रफल ज्यादा है, मारिएगा नहीं जाएगा, है कि नहीं। पांचवा देखिए, सर्कस देखे हैं,
सर्कस में कहेगा एगो पटरा रख लेगा, चौड़ा पटरा कहेगा कि मोटरसाइकिल पार कर दो। तू जानता है साइंस ना पढ़ ले है, वो क्या पढ़े हुए साइंस। जब चौड़ा पटरा कर देगा तो भैया क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा होगा तो अगर हाथी का भी पैर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे नहीं। इसीलिए देखिएगा क्या कहेगा सर्कस वाला क्या कहेगा जानते हैं, चट्टान रख देगा खूब बड़का, बोला कि थोड़ा सा मारो हमरा पर, कुछ नहीं होगा। वो साइंस पढ़े हुए है। चौड़ा रहेगा पत्थर, इस पर रख लेगा, हथौड़ा से वार करेगा तो उसका वार सभी जगह बट जाएगा, क्षेत्रफल के सभी जगह बट जाएगा। तो चोट क्या लगेगा, कम। बोलो कि नहीं तुम बहुत बहादुर हो ना, तो हाँ इतना बड़ा पत्थर रखो तो अल्लाह हम हथौड़िया से मारते हैं, समझे कि नहीं। चूंकि उसका क्षेत्रफल कम है, मारिएगा तो उसका दबवा जो है तो तनिए सुन में जाएगा ना, अब बाकी दबवा चल जाएगा अंदर ही ना, तो उसको दर्द करेगा ना 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 ना, ये तो आगे फेल कर दिया हमको। इसीलिए देखेगा सर्कस उर्कस में पटरा उपरा रख करके हाथी चढ़ा करके पार कर देगा, है ना, या मोटरसाइकिल पार करवा देगा, है ना। लेकिन कहो कैसे नहीं, एक काम करो छोटा पटरा ले आओ तो इतना छोटा एकदम पतला, तब पार करके दिखाओ तो हम जान जाए। नहीं तो साइंस पर क्या आया है, आ गया समझ में। तो सर्कस में है ना, पटरी को है ना शरीर पर रखकर हाथी के पांव या वाहन को पार करता है। क्या करता है, पार करता है। और हम लोग मार क्या बजाते हैं, ताली। और सीखते हैं है ये नहीं, फिजिक्स पढ़ के जाना तो समझ में आ जाएगा। आज इतना ही। समझ में आया, कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अंतिम पाठ कल होगा, चलिए।